Hello student, we are going to read our economic chapter money and credit. लास्ट वीडियो में हमने मनी एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपकी करेंसी एंड डिपॉजिट्स एंड बैंक्स का जो जमा पैसा है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उसी में हम आगे आज जो देख रहे हैं, एक बार रिपीट देखिए, मनी एंड क्रेडिट, जिसकी आप सभी को ज़रूरत होती है। ऑल यू नीड टू नो, ये आप जानते हो। डेली लाइफ में आपको हर कोई न कोई सामान लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जबकि ये ही बात जो है हम पिछले टाइम की बात करते हैं, तो पिछले टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, तो उस टाइम पर हो सकता है पैसे की ज़रूरत नहीं हो करके एक सर्विस और गुड्स के बदले आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद करके ला सकते थे, ऐसा होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हो सकता है सामने वाले को जो हम देना चाहते हैं वो उसको नहीं ज़रूरत है। ठीक है, मान लीजिए मुझे शू चाहिए, एक जोड़ी जूता चाहिए, और मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन अब जूते बेचने वाले को पैसा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जूते बेचने वाले को कहूँगा कि भाई आपके खेत पे, घर पे कहीं भी कोई काम करना हो तो मैं उस काम को आपसे के लिए कर सकता हूँ, पर आप मुझे जो है एक फेयर ऑफ शूज़ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की फ़ीस जमा करनी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आज के टाइम में बार्टर सिस्टम लगभग ख़त्म सा हो गया है। तो इस सबसे बढ़िया जो आज के टाइम पे सबसे अच्छा जो सिस्टम माना जाता है, वो माना जाता है आपका करेंसी एंड कॉइन्स। ठीक है, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। वो मनी हम यूज करके हम किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें मान लीजिए कोई भी तरह का राइस चाहिए या व्हीट चाहिए या सूज चाहिए, जो भी हमको चाहिए हम खरीद करके ला सकते हैं। ओके, तो करेंसी लाइक पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर मॉडर्न फॉर्म्स। ठीक है, ये जो है आपकी मॉडर्न फॉर्म है मनी की। करेंसी इज एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज़ ऑथोराइज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट है कंट्री की, या सेंट्रल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, या आपके देश की गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उसने इसको ऑथोराइज किया, इसलिए पैसे के बदले में कोई भी आपको गुड्स एंड सर्विस देने से मना नहीं करेगा। ठीक है, आपको उसके बदले में आपको लेन देन जरूर करनी ही पड़ेगी। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो इशू करता है करेंसी, आपको करेंसी नोट जो है इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको नोट दिखाई दे रहा है, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। ठीक है, सेम सेकंड पिक्चर में आपको जो है कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉइन्स में जो पहले के टाइम पे जो चलते थे वो कॉइन्स इसमें नहीं दिखाए गए हैं, और इसमें अभी जो चल रहे हैं वो कॉइन्स ही सिर्फ आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका 1 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन्स एंड 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़ कॉइन्स ही इसमें आपको ज़्यादातर दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि इसमें जो अभी भी थोड़े दिन पहले चलते थे वो बंद हो गया है, 25 पैसे एंड 50 पैसे वो बंद हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा तो पुराने टाइम के जो कॉइन्स थे उसमें 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, ये भी सब कुछ चलते थे। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं इसी में, एक बैंक से किस तरह से बोरोवर्स, ठीक है, किस तरह से वहाँ से लोन लेकर के आता है, और बैंक का प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको हमको देखना है। चैप्टर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात हम इसी को मान सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों की
मेन इनकम क्या है। तो उस मेन इनकम को देखने के लिए हमको इस पिक्चर को अच्छे से देखना होगा, और इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा होगा शायद। देखिए ये जो लोग हैं ये हो सकता है शायद, इसमें देखिए एक अपनी सैलरी पर डिपेंड है, एक बिजनेसमैन है और एक हार्वेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास क्या होता है कि जैसे ही एक ईयर ख़त्म होने के बाद में या मंथ ख़त्म होने के बाद में इनके पास में कुछ अर्निंग्स होती है, लेकिन हार्वेस्टर के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि उसके पास में मंथ के बाद में इनकम होती होगी। हाँ, एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम उसकी जैसे ही एक क्रॉप्स का सीज़न ख़त्म होता है, सपोज रबी एंड खरीफ सीजन के लास्ट में इनके पास में जो इनकम होती है, तो एक्स्ट्रा अर्निंग जो होती है उसको ये डिपॉजिट करने आते हैं, कहाँ पर, बैंक में, ठीक है। सेम उसी इनके जो जमा किया हुआ पैसा है, इनका जो डिपॉजिट है, उस पर इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। कौन देता है, बैंक, ओके। लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। बैंक के पास हमारा जो जमा होता है, हमारा जो डिपॉजिट होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे इधर, इसमें है आपके कुछ हो सकता है स्मॉल फार्मर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर इसमें जो है आपके सर्विसमैन भी हो सकते हैं, जिनको कार लोन, होम लोन वगैरह ज़रूरत हो, तो ये बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। और ये बैंक से लोन लेते हैं, इसके बदले में ये बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, और उसकी रेट बहुत हाई होती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसका और इसका जो डिफरेंस है, दोनों का जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, वही बैंक की मेन अर्निंग होती है, वही बैंक की इनकम है, ओके। इसके अलावा बैंक जो है हमसे भी, जैसे एटीएम चार्ज होता है, एसएमएस जो हमारे मोबाइल पे आता है उसका चार्ज होता है, किसी भी तरह का हम डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, या किसी तरह का गवर्नमेंट सर्विस के लिए हम फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक लेता है, या हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर भी बैंक कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, वो भी इसका अर्निंग का सोर्स है। लेकिन मेन सोर्स है इसका क्या, जो बैंक जो लोन देता है, और जो बैंक अपने डिपॉजिटर्स का जो डिपॉजिट अपने पास रखता है, उस पर जो डिपॉजिटर्स को लोन देता है, उसका जो डिफरेंस है, उस वो ही बैंक का मेन अर्निंग है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए आप इसमें, तो अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट की, ठीक है। तो सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैंक से हम लोन ले सकते हैं, क्रेडिट और लोन सेम है, ठीक है। तो हम बैंक से हम क्रेडिट ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकते हैं, लोकल मनी लेंडर से ले सकते हैं, या हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो हमको ये बातें अच्छे से ध्यान रखनी है कि बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल मनी लेंडर्स, या बिग फार्मर्स, या जो भी है बिजनेसमैन या सर्विस के पास एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, वो भी आपको क्रेडिट दे सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आपको कर्जा देते हैं, ठीक है। तो हम इनको नीचे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या सब चीज़ें। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो आपको चाहे क्रेडिट आपने कहीं से भी लिया है, लोन किसी से भी लिया है, चाहे मनी लेंडर से लिया है, चाहे आपने एक बैंक से लिया है, चाहे आपने किसी से भी लिया है, आपके रिलेटिव से लिया है, उसकी कुछ न कुछ टर्म्स होती है क्रेडिट की। तो उसमें सबसे बड़ी जो टर्म्स है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हर कोई आदमी ध्यान रखता है, ठीक है, क्योंकि लोकल मनी लेंडर्स और बिजनेसमैन या आपके रिलेटिव है, वो इसको अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है, इसको आपको देखना है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट चाहे आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो आप पे अपने पैसे का इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगा, ओके। सेकंड है आपका, जो सेकंड पॉइंट जो है आपका, ये आप इसको देखते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर आपसे कुछ न कुछ वहाँ पर ज़रूर रखवाया जाएगा, ठीक है। जिसमें आप जो है, जैसे बहुत सारे लोगों को जब अपना लोन लेना होता है तो अपना घर गिरवी रखते हैं, या उनके पास में जैसे ज्वेलरी है, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, तो उसको वहाँ जमा करते हैं, या अपना जैसे
कोई फार्मर यदि लोन लेता है तो वो अपना खेत का कुछ हिस्सा या जिस तरह से भी वो लोन ले सकता है, जो बैंक की या मनी लेंडर्स की जो कंडीशंस होती है उनको हमें मानना ही पड़ता है। तो कोलेटरल एंड आपका सिक्योरिटी जो है आपको वहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसमैन जब जो लोन लेता है तो उसको वहाँ पर अपनी जो डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है वहाँ से उनको पूरी डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो उनका कभी कभार ऐसा होता है कि हमने लोन लिया है तो हमारी सैलरी से ऑटोमेटिक ही वो कट जाएगा। इसी तरह से हम जब कार लेते हैं, नई कार लिए है तो कार भी हमने जो है हमने किस्तों पे ली है सपोज कीजिए, तो वहाँ से हमारा बैंक से ऑटोमेटिक हमारी सैलरी से बैंक अपना पैसा काट लेता है। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। जब आप लोन लेते हो तो ये जो आपका बैंक है या आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इनमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जो बैंक अपनी तरफ से तय नहीं करती है। ये आरबीआई का गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग सभी बैंकों को इस तरह से आपको भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका 4 नंबर है मोड ऑफ रीपेमेंट। कंडीशंस के साथ साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप किस तरह से रीपेमेंट करोगे, कब, वो टाइम वगैरह आपको सारा उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो यदि जैसे सपोज कीजिए आपने आपका घर लोन के बदले में वहाँ पर आपने क्या सिक्योरिटी के तौर पर रखा था और आप अपना जो लोन लिया है उसको बोलते हो कि मैं आज से नेक्स्ट 12 मंथ बाद एग्जैक्ट 1 ईयर बाद मैं आपको बैंक को पे कर दूंगा। लेकिन सपोज कीजिए आप जिस काम से लिए और उस काम में आप जो है अनसक्सेसफुल रहे तो आप उस लोन को अगले साल नहीं चुका पाते हैं बैंक को, तो बैंक आपको कुछ लेटर भेजेगा ताकि आप आकर के बैंक के साथ में बातें करें, पता चले कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है आपके साथ, क्यों नहीं आप पे कर पा रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक फिर आपके घर पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देके पुलिस के साथ भी जा सकता है, आपको अरेस्ट भी कर सकता है। या फिर आप जब पैसा नहीं दे सकते हो, आप कह देते हो कि नहीं मैं तो पैसा नहीं दे सकता, तो आपके घर की उसी सोसाइटी में, ठीक है, वो पहले एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालते हैं न्यूज़पेपर पे कि आपका जो है ये घर जो है बिकने वाला है, और ये जिस बैंक से लोन लिया है वो ही उसकी एक तरह से नीलामी निकालता है। ठीक है, तो उसमें जितना पैसे का है उससे यदि ज़्यादा मिलता है तो उसके मालिक को दे दिया जाता है, और जितना बैंक का है बैंक अपना हिसाब क्लियर कर लेता है। ओके, तो ये जो है कुछ टर्म्स या कंडीशंस हम कह सकते हैं क्रेडिट की होती है। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो टू मीट द वर्किंग कैपिटल दैट इज नीड फॉर प्रोडक्शन। क्रेडिट का इंपॉर्टेंस लोगों को तभी तो होता है जब उसको कुछ नया, सपोज कीजिए मुझे कोई फैक्ट्री या मुझे मेरे खेत पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी है लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मुझे उसकी ज़रूरत है पैसे की, इसीलिए मैं बैंक से या मनी लेंडर से या जो भी आपका SHG जो है उनसे मैं लोन लेता हूँ। तो मुझे किसी न किसी नए काम को स्टार्ट करने से पहले जब पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए क्रेडिट ले सकता हूँ। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट है टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी तरह का, अभी मान लीजिए मेरा पहले से ही कोई इस तरह का बिजनेस चल रहा है और उसमें मुझे ज़रूरत पड़ी कि और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं लोन ले सकता हूँ, नो डाउट। हेल्प टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, या फिर किसी काम को हो सकता है बहुत टाइम में होने वाला है लेकिन मुझे उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सपोज कीजिए मैं एक जो है ठेकेदार हूँ, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन वर्क में ठेके लेने का काम करता हूँ। सपोज कीजिए गवर्नमेंट के अंडर में मैंने एक जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंडर में मैंने एक रोड का टेंडर लिया है और वहाँ पर मैंने उसको कुछ लिमिट टाइम में मैंने उसको सपोज कीजिए 3 मंथ्स में उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने टेंडर लिया है। लेकिन बात ये होती है कि 3 मंथ में मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लेबर मेरे पास में बहुत कम है।
या फिर मेरे पास में पैसे की कमी है। अब आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट पूरा पैसा मुझे पहले तो नहीं दे देगी, तो इसीलिए मैं उसके लिए भी लोन ले सकता हूँ। ठीक है, तो टाइम पर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम जो है लोन ले सकते हैं। हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग, या फिर मैं मेरी इनकम को बढ़ाने के लिए। ओके, जिस तरह से मेरा कोई भी मेरे अंडर में, मतलब मेरी इंडस्ट्री में कोई भी तरह का काम बन रहा है, हो सकता है अभी फेस्टिवल आने वाला है और फेस्टिवल के टाइम पर आप देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ्स की बिक्री होती है, या फिर सपोज कीजिए दीपावली का फेस्टिवल है और दीपावली के फेस्टिवल पे आप सभी बॉम्ब फोड़ते हो, ठीक है, पटाखे हैं, तो उन पटाखे की फैक्ट्री मेरे पास है और पटाखे की फैक्ट्री में मैं जो भी पटाखे बनाता हूँ, उस पटाखे के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि दीपावली का टाइम बहुत नज़दीक है और दीपावली से पहले ही मेरे पटाखे बिकेंगे, दीपावली के बाद में किसी भी बॉम्ब की कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लेबर लगा करके उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश के लिए भी मैं लोन ले सकता हूँ। ओके, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अलग अलग बातें होती है। सपोज कीजिए एक आदमी जो लोन लेता है, कोई बिजनेसमैन है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक सलीम नाम का एक शू मेकर है, और सलीम शू मेकर जो है अपने एक बड़े मार्केट के एक बड़े व्यापारी से, ठीक है, एक बिग ट्रेडर से, वो वहाँ से ऑर्डर आता है सलीम को कि सलीम फेस्टिवल का सीजन है और आपको मेरे लिए 3000 शूज पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसके पास में इस तरह का ऑर्डर आता है और ये उसी दिन से काम पर लगने की सोचता है, लेकिन उससे पहले उसको लेदर चाहिए हैं, जो भी उसके लिए जो शू बनाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसका ज़्यादा भी नहीं तो वो उस ट्रेडर से कुछ एडवांस मांग लेता है। ठीक है, और उस एडवांस को वो उसमें यूज करता है और तुरंत वो दूसरे ही दिन काम स्टार्ट कर देता है। तो काम स्टार्ट करने तक जितना उसका लागत लगा है उतना उसने ऑलरेडी ट्रेडर से ले चुका है, और अब काम कंप्लीट होने के बाद ट्रेडर्स उसको पूरा उसका फाइनल हिसाब कर देता है। ठीक है, तो उसका जो बचा हुआ है वो पूरा दे देता है। तो यहाँ पर सलीम को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उसको नुकसान इसलिए नहीं होना है कि जितना भी उसका लागत, उसमें जितना कॉस्ट उसका लगा, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो उतना वो ट्रेडर से ऑलरेडी ले चुका है। लेकिन नेक्स्ट स्टोरी आपके एक जो है स्मॉल फार्मर की दे रखी है, जो कि स्वप्ना नाम से है। क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा सिविक्स के चैप्टर में। तो स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है और स्वप्ना के पास में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। तो वो ज़मीन जो उसके पास लैंड ऑफ पीस में, वो कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है करना चाहती है, और उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। स्वप्ना किसी मनी लेंडर से पैसा उधार लेकर के आती है, लोन लेकर के आती है, और उस लोन के बदले में वो किसी जो मार्केट में जा कर के मार्केट से सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिस्ट वगैरह खरीद करके लेकर के आती है, और उसके बाद में वो अपने खेत पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए काम स्टार्ट करती है। तो उसकी सारे इन्वेस्टमेंट जो है, जितना पैसा उसने लिया था वो सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है अपने ज़मीन पर। ठीक है, लेकिन लास्ट में लास्ट जब क्या होता है कि हो सकता है ज़्यादा बरसात होने की वजह से उसकी फसल खराब हो सकती है, या बिल्कुल बरसात नहीं होगी तो उसकी फसल खराब हो सकती है, या फिर उस टाइम पर कुछ इस तरह की फसल में जो है कुछ रोग लग जाता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा। ठीक है, आपके यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इतनी नहीं होती है तो आपने हो सकता है नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है, जैसे आपका मस्टर्ड में एक वाइट रोग होता है। ठीक है, जो पेड़ को पूरी तरह से, पत्ते को एकदम वाइट हो जाता है स्पेशली सर्दी के दिनों में, और उसका पेड़ नीचे से ब्लैक होकर के वो टूट जाता है, गिर जाता है। इसी तरह से आपका जो शीशम है उसमें भी इसी तरह का रोग होता है, ब्लैक। आपने, हाँ, शुगर कैन आपने खाया होगा, ज़रूर शुगर कैन खाया होगा, और शुगर कैन में आपने देखा होगा रेड, अंदर एक रेड कलर का एक जो है, आप उसमें कहीं कहीं किसी उसमें पार्ट में देखते हो तो उसमें रेड टाइप का एक आपको रोग दिखाई देता है, हैं? तो रेड रेड हुआ रहता है वो शुगर कैन अंदर से, तो वो भी एक रोग है। तो इस तरह से जब स्वप्ना की फसल खराब हो जाती है
तो स्वप्ना किसी भी तरह से चाह करके भी अपने मनी लेंडर्स को अपना लिया हुआ क्रेडिट रीपे नहीं कर पाती है, ठीक है। और ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि स्वप्ना पूरी तरह से कर्जे में दब जाती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि मनी लेंडर से लिया कर्जा है, इसीलिए मनी लेंडर से हो सकता है जान पहचान का है तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, नहीं तो उसकी ज़मीन भी छीन सकता है, ठीक है, क्योंकि गरीबों के साथ ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपको, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप व्हेन क्रेडिट पुशेज द बोरोअर्स इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, ठीक है। सेम स्वप्ना की स्टोरी जो है वो कंडीशन आपका डेब्ट ट्रैप है, ओके। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ क्रेडिट। टाइप ऑफ क्रेडिट टू टाइप का होता है, इसमें होता है आपका फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट, ओके। तो फॉर्मल क्रेडिट में आपके बैंक्स एंड आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज आते हैं। फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आरबीआई सुपरवाइजेज करता है द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। आरबीआई के अंडर में आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स काम करते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट इज लो होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिच हाउस होल्ड रिसीव द फॉर्मल क्रेडिट, जो स्पेशली अर्बन एरियाज में हैं और रिच फैमिली के लोग ही इससे लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, ओके। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल क्रेडिट, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं तो उसमें आपके मनी लेंडर्स, सर्विसमैन, ठीक है, विगर्स, ओके, विग फार्मर्स, ये इस तरह के लोग जो है इसमें आपके इंक्लूड होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल सेक्टर होता है मेनली फ्रॉम मनी लेंडर्स, नो सच लीगल टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। इसमें किसी भी तरह का सुपरवाइज नहीं होता है, कोई भी इसको फंक्शनिंग नहीं करता है, इसीलिए मनी लेंडर्स जो होता है वो इंटरेस्ट रेट भी हाई रखता है। इंटरेस्ट रेट इज हाई क्योंकि वो खुद तय करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नो कंडीशंस, नो फॉर्मेलिटीज, ठीक है, और अपने मन माने हिसाब से वो गरीब किसानों के लिए इंटरेस्ट रेट तय करता है। मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड रिसीव इनफॉर्मल क्रेडिट। अब यहाँ से जो गरीब लोग हैं, रूरल एरियाज में जो गरीब लोग हैं वो मनी लेंडर्स या जो हम कह सकते हैं ज़मींदार या साहूकार जो होता है, या कोई सर्विसमैन हो सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम है, उससे भी ले सकता है, या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनसे भी आप लोन ले सकते हो। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर से जब लोन लेते हो तो इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होती है और इसमें किसी भी तरह की कागजी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर के कंपेयर में जल्दी आपको लोन मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई देनी पड़ती है, ठीक है। और इसका भी एक कारण है कि जो आपके पुअर हाउस होल्ड जो है ये फॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जो है इनके पास सिक्योरिटी के लिए रखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। जो कोलेट्रल, लैक ऑफ कोलेट्रल एंड दे आर इलिटरेट, पुअर फैमिली के लोग ज़्यादातर जो होते हैं तो वो बैंक की डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए इतना नहीं अवेयर होते हैं, तो वो इस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। कैन नॉट फुलफिल द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। और फॉर्मल सेक्टर की जो लोन की जो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे कि टाइम बाउंडेशन, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको देना पड़ेगा, या फिर उनके बदले में आपसे कुछ वहाँ देने को लिए कहा जाता है, तो आप सिक्योरिटी के तौर पर आपके पास में कुछ भी नहीं है रखने के लिए, क्योंकि आप गरीब फैमिली से हो। तो इसीलिए गरीब परिवार के लोगों के लिए ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर ही सबसे अच्छा है और ये वहीं से लोन लेते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के क्या क्या फंक्शन होते हैं? आरबीआई सुपर फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। आरबीआई जो है फॉर्मल सोर्स जो होते हैं, फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं आपको लोन देने के लिए, उनको सुपरवाइज करता है और फंक्शनिंग करता है। आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स। ये आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि अपना प्रॉफिट के लिए ही जो है लोन दे रहे हैं,
लेकिन नहीं, ये आरबीआई ये भी तय करता है कि आल्सो द स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, इनको भी लोन बैंकों को देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है आरबीआई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए आरबीआई जो है हमारे देश के सभी लोगों के लिए अच्छे से काम करना चाहता है। ठीक है, आरबीआई मॉनिटर्स दैट द बैंक्स मेंटेन द कैश बैलेंस, आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है कि कैश बैलेंस है उसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं बैंक। ठीक है, एंड आरबीआई आस्क टू सबमिट पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच बैंक्स आर लेंडिंग टू होम एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट। ये जो है आरबीआई वो भी आपकी पीरियोडिकली हैं, जिस तरह से आपके स्कूल में टाइम टू टाइम आपके पीरियोडिक टेस्ट, मंथली टेस्ट होते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं टीचर लोग, आपका सारा का सारा जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आप अभी तक कितना सीख पाए हैं। इसी तरह से यहाँ भी आरबीआई बैंकों के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। ओके, ये भी वो देखता है कि किसको कितना लोन दे रखा है, क्योंकि जो आरबीआई है वो इनके ऊपर होता है। बैंकों का बैंक हम कह सकते हैं, बैंकों का बैंक क्या है, आरबीआई। ओके, तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अलावा एक और आपके होते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो आल्सो नॉन एज सपोर्ट ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर। ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो एक सोसाइटी में वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय 15-20 मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी और विलेज फॉर हेल्प ईच अदर। 15 से 20 लोगों का मिल करके उसी सोसाइटी या उसी गांव के लोगों के द्वारा, जिनके पास में थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा इनकम होती है, चाहे भले ही वो गरीब ही हो, लेकिन थोड़ी सी भी जिनके पास में एक्स्ट्रा इनकम है, वो मिल करके इस तरह का एसोसिएशन बनाते हैं और वो अपने ही लोगों की हेल्प करने की सोचते हैं, उन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इनको सपोर्ट ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, क्योंकि वो अपने की ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्रामीण बैंक भी जो है छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, कल्टीवेटर्स, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। दिस इज टाइप ऑफ ए बैंक विच हेल्प द पुअर इन रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में जो गरीब किसान हैं उनकी यह हेल्प करने का काम करते हैं। दीज बैंक्स गिव लोन टू स्मॉल फार्मर्स ऑन लो इंटरेस्ट रेट, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, बांग्लादेश में जो है आपका जो ग्रामीण बैंक है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी रही है इनकी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की, क्योंकि वहाँ पर जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए जो लो रेट, एकदम वैलिड इंटरेस्ट रेट पर गरीबों को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लोन देने का सबसे सफल हिस्ट्री बांग्लादेश में रहा है ग्रामीण बैंकों का। ओके, हाँ, तो हम इसके आगे हम चलते हैं आपका असेसमेंट। तो व्हाट इज क्रेडिट और लोन, ये आपका क्वेश्चंस हैं, तो इनको जो है हम ऑरली भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर इनको आप लिख करके भी हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, व्हाट आर द इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन, व्हाट आर SHG, हाउ मेनी मेंबर्स इन SHGS। ठीक है, व्हाट इज ए डेब्ट ट्रैप। ओके, तो ये चैप्टर जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आपके लिए बहुत इजी भी है। यदि अच्छे से आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। ओके, और मनी एंड क्रेडिट से ये जो आपका चैप्टर है, ये क्रेडिट के 2 सेक्टर्स आपने इसमें अच्छे से पढ़ा है, जिसमें आप किस तरह से लोन ले सकते हो। तो ये फ्यूचर के लिए आपके एंड आपकी फैमिली के, आपके रिलेटिव्स के लिए भी इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हो, उनको अवेयर कर सकते हो कि किस तरह से आपको यदि लोन की ज़रूरत है तो कहाँ से ले सकते हैं। ये आपका इस चैप्टर का मेन लर्निंग आउटकम्स है, क्योंकि हमें हर चीज़ को, हर स्टोरी को, हर चैप्टर को कभी भी पढ़ना है तो उससे कुछ न कुछ हमें सीखना है। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमारे लिए क्या लर्निंग आउटकम्स है। तो हम इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है एंड जो आपका क्रेडिट लेने का जो सिस्टम है, ठीक है, इसको टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इनको हम अच्छे से पढ़ करके हमारे फ्यूचर लाइफ में हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।